अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ अर्ज़ काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के साथ हम हाज़िर हैं और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जी खूब बारिशें ही बारिशें हो रही हैं और काफ़ी लोगों का ख़ैर नुकसान भी हुआ है, घरों में भी पानी चला गया है। कई लोग जो हैं जो रास्ते में चलते-चलते ड्रेनेज सिस्टम है उसके अंदर भी गिरे। पाकिस्तान में एक आध को बचा भी लिया गया है और कुछ लोगों की जानें भी चली गई हैं। तो लोग अपना ख़ास ख़्याल रखें और ज़ाहिर है कि हमसे ज़्यादा तो आप लोग खुद समझदार हैं, आपको खुद मालूम है कि किस तरह से एहतियात करनी है। लेकिन बहरहाल ये हादसे जो हैं वो पाकिस्तान में कई जगह पर हुए हैं, तो मैंने सोचा कि मैं आज शुरू करते ही वीडियो सबसे पहले आप लोगों को वार्न कर दूँ, आप सब लोगों को कह दूँ कि अपना बहुत सारा ख़्याल रखें, बाहर निकलते हुए और अगर ख़ास तौर पे जो लोग पैदल चल रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा एहतियात करें। ख़ैर हम बढ़ते हैं आगे न्यूज़ की तरफ और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा था। बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग होके काफ़ी प्रोग्रेस कर गया जिससे कि यकीनन सभी को बांग्लादेश से बहुत कुछ सीखना चाहिए और उसी में एक चीज़ ये है कि उन्होंने अपने मुल्लाओं को उनकी जगह पे रखा है और साथ ही साथ उनकी आर्मी भी जो है वो अपने काम से काम रखती है। जी हाँ, एक बार फिर बांग्लादेश जो है वो खबरों में है और उसकी रीज़न ये है कि उसके न्यूज़ में आने की वजह जो है वो ये कि जमात-ए-इस्लामी जो कि एक ज़ाहिर है कि रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टी है, पाकिस्तान में भी मौजूद है और बांग्लादेश में भी तो जी बांग्लादेश ने जो है जमात-ए-इस्लामी के ऊपर पाबंदी लगा दी है। जी हाँ, उसको बैन कर दिया गया है और कहा यही जा रहा है कि इन लोगों ने लोगों को उकसाया और उसके बाद वहाँ पे जो लड़ाई झगड़े हुए उसमें कम से कम 200 लोगों की जान अभी तक जा चुकी है। तो बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने जी उसके ऊपर बैन लगा दिया है जो कि एक अच्छा स्टेप है और इसी तरह से करना चाहिए। नॉर्मल कंट्रीज़ तो ख़ैर इस तरह से बिहेव करती हैं लेकिन वो तो पाकिस्तान जैसी कंट्रीज़ हैं जो कि नॉर्मल होने का नाम ही नहीं ले रही। कई बार हमारे यहाँ से भी बहुत से लोग निकले जिन्होंने इस तरह की जो ऑर्गेनाइज़ेशंस हैं, जो लोगों को नफ़रत सिखाती हैं या लोगों को लड़ाई-झगड़ा सिखाती हैं या दूसरे को मार देना सिखाती हैं, उसको रोकने की बात की, जो कि सभी की ख़्वाहिश ना सही लेकिन बहुत से लोगों की तो है कि पाकिस्तान एक प्रोग्रेसिव कंट्री बने और पाकिस्तान की भी वही इज़्ज़त हो दुनिया में जो बाकी कंट्रीज़ की होती है। लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली हमने हमेशा से यही देखा कि पाकिस्तान में इस तरह की जो ऑर्गेनाइज़ेशंस हैं, चाहे वो जमात-ए-इस्लामी हो, चाहे वो टीटीपी हो, टीएलपी हो, लश्कर-ए-जंगवी हो, चाहे कोई भी दूसरी पॉलिटिकल यानी कि पॉलिटिकल तो नहीं कहना चाहिए बल्कि रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टीज़ हों या फिर टेरर ऑर्गेनाइज़ेशंस, उनको जी पाकिस्तान में हमेशा से सपोर्ट किया गया। उसकी यही वजह है कि सबसे पहले ये चीज़ जिस आदमी ने शुरू की मैं लोगों का बहुत बार ये ख़्याल होता है कि शायद ये ज़िया-उल हक के ज़माने से हुआ है। नहीं जी, ज़िया-उल हक यानी कि जो एक डिक्टेटर था उसने तो ख़ैर पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा ही दी, पाकिस्तान का बिल्कुल ही सत्यानाश जो हुआ है वो ज़िया-उल हक के ज़माने में हुआ। लेकिन उससे भी पहले ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने अपनी सीट के लिए यानी उनको बड़ी ख़्वाहिश थी कि वो प्राइम मिनिस्टर बने रहें और वो बने रहने के लिए उन्होंने अहमदिया कम्युनिटी को जो है नॉन मुस्लिम डिक्लेयर करवा दिया और उन्हीं के दौर में ये अहमदिया कम्युनिटी जो है या जो कादियानी है उनको कहा गया कि जी वो नॉन मुस्लिम है और उसके बाद से उन बेचारों के लिए मुसीबत के दिन शुरू हो गए और हर कोई उनसे जो है उन्हें तंग करने के लिए बैठा होता है हर कोई उनको जी आप ये नहीं कर सकते आप वो नहीं कर सकते आप कुर्बानी नहीं कर सकते आप कुरान नहीं पढ़ सकते और तरह तरह की पाबंदियां उनके ऊपर लगाई गई और जब जस्टिस काजी फायज ईसा ने ये कहा जो आजकल चीफ जस्टिस हैं कि जी उनको हर तरह की आज़ादी है और वो अपने कुर्बानी भी कर सकते हैं, अपनी जिस तरीके से इबादत करना चाहें वो भी कर सकते हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से टीएलपी के लोग निकले और उनको धमकियाँ दी और कहा कि जो इनका सर काट के लाएगा, हम उसको 1 करोड़ रुपए देंगे। ख़ैर उस आदमी को अरेस्ट कर लिया गया है, लेकिन उसके बाद क्या उसको सज़ा हो सकेगी? सज़ा के लिए भी तो उसको अदालत में ही लाना पड़ेगा और अदालत किसकी है? अदालत उन्हीं जजेस की है जिनके खिलाफ जो है ये टीएलपी वाले नारे लगाते रहते हैं। बहरहाल वो टीएलपी के लोग हों या किसी और ऑर्गेनाइज़ेशन के जो एक टेरर ऑर्गेनाइज़ेशन जिनको कह देना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में कभी किसी के अंदर इतनी हिम्मत आई ही नहीं कि वो इस तरह की जो ऑर्गेनाइज़ेशंस हैं, जो टेरर फैलाते हैं, लोगों की जान लेते हैं, उनको टेररिस्ट कह सकें या उनकी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ये रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टीज़, उनको ये कह सकें कि जी ये टेरर ग्रुप्स हैं। एक बार सिर्फ़ इमरान खान साहब ने थोड़ी-सी हिम्मत दिखाई थी, वो भी बहुत थोड़े अरसे के लिए और इमरान खान की जिस वक़्त गवर्नमेंट थी, उस वक़्त कहा गया कि जी टीएलपी को जो है वो टेरर ऑर्गेनाइज़ेशन के तौर पर जो है डिक्लेयर किया गया था। लेकिन उसके बाद ही इमरान खान को चारों तरफ से घेर कर डरा धमका के इमरान खान से दोबारा वही करवाया गया यानी कि यू टर्न जिसमें इमरान खान बहुत माहिर
जिसमें कि मैंने कहा कि इमरान खान बहुत माहिर हैं और इमरान खान ने यू टर्न लिया और इमरान खान ने अपना वो फैसला जो उन्होंने टीएलपी के खिलाफ दिया था कि टीएलपी जो है एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, इमरान खान ने वो फैसला वापस ले लिया और एक बार फिर कह दिया कि ठीक है जी ये टेरर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। जबकि हर तरफ हम देखते हैं कि लोगों को चाहे जिंदा जला रहे हो, स्वात में जिस आदमी को जिंदा जलाया गया और जिन लोगों ने जला दिया उस जिंदा उस इंसान को, वो थे टीएलपी वाले। लेकिन इस वक्त भी टीएलपी को जो है कुछ नहीं कहा जा रहा, बल्कि उसको हर जगह इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि साफ जाहिर करता है कि जिन लोगों ने इमरान खान को बनाया उन्हीं ने शायद टीएलपी को भी बनाया। वरना इससे पहले जब हम भारत और पाकिस्तान के बीच में टेंशन देखा करते थे तो अक्सर यही होता था कि जब नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट होती थी, खास तौर पे नवाज शरीफ साहब जब जब कभी भी एज अ प्राइम मिनिस्टर आए तो यही देखा गया कि उन्होंने पूरी कोशिश की कि भारत के साथ टर्म्स ठीक हो जाए। फिर चाहे आप देख लीजिए कि वाजपेयी साहब हो जो कि पाकिस्तान आए और उसके बाद उस वक्त भी नवाज शरीफ साहब की ही गवर्नमेंट थी और नवाज शरीफ साहब ने उनको दावत दी, वो पाकिस्तान आए, पाकिस्तान का उन्होंने विजिट किया। ये और बात है कि उनके जाने के बाद और उनकी मौजूदगी में जो कुछ नौटंकियां यहाँ पर चली, चाहे वो फौज ने की हो या फिर रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टीज ने की हो, लेकिन बहरहाल वो आए और उन्होंने बात की और एक अच्छा माहौल था। उसके बाद फिर दोबारा नवाज शरीफ साहब आए तो उस वक्त भारत के जो प्राइम मिनिस्टर थे, जो इस वक्त भी भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं, जी हाँ, पीएम नरेंद्र मोदी, जी हाँ, उन्होंने विजिट किया पाकिस्तान का, नवाज शरीफ साहब के घर गए, नवाज शरीफ साहब की मदर से भी मिले और कहा गया कि जी एक बार फिर हिंदुस्तान पाकिस्तान के जो टर्म्स हैं उसके ऊपर काम किया जाएगा, लेकिन ऐसा फिर नहीं हो पाया। और दोबारा हमने देखा कि तरह तरह के अटैक्स हुए भारत में और एक बार फिर दोनों कंट्रीज में टेंशन बढ़ती चली गई और साथ ही साथ नवाज शरीफ साहब की जो गवर्नमेंट थी वो भी हटा दी गई। फिर आगे जी इमरान खान साहब, और इमरान खान साहब ने आने के बाद जो सबसे पहला स्टेटमेंट दिया वो भारत के खिलाफ दिया। इमरान खान साहब को कहा जाता है कि वो भी एक प्रोडक्ट है एस्टेब्लिशमेंट की, और अब तो खैर ये हो गया है कि एस्टेब्लिशमेंट के भी शायद दो ग्रुप्स बन गए हैं और एक ग्रुप जो है वो बहरहाल इमरान खान के साथ है। इमरान खान ने पाकिस्तान के साथ वो किया कि जिससे ईंट से ईंट बजा दी पाकिस्तान की। और चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी हो, चाहे दूसरे कंट्रीज के साथ हमारे टर्म्स हो, सभी जगह पर इमरान खान साहब फेल होते हुए दिखाई दिए। इमरान खान काफी घबराए हुए थे, बल्कि एक बार उन्होंने ये भी कहा कि जी हम हमारी तैयारी नहीं थी और हमें गवर्नमेंट दे दी गई। ये कहना था इमरान खान का। उस वक्त जो लोग जानते हैं या जिन्होंने 2018 के इलेक्शंस देखे हैं वो जानते थे कि इमरान खान को इतने वोट नहीं आए थे, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। बिल्कुल उसी तरह से जैसे दोबारा जब इलेक्शन हुए और इमरान खान को वोट दिए गए, यानी इमरान खान के पास मैंडेट था, मगर प्राइम मिनिस्टर बने शहबाज शरीफ साहब। तो इससे तो खैर लोग ये बात समझ ही गए होंगे कि पाकिस्तान में इलेक्शन कौन करवाता है, लाता कौन है और ले जाता कौन है। इसमें पब्लिक का कोई हाथ नहीं होता। पब्लिक चाहे जिसको मर्जी वोट दे, लेकिन होता यही वही है जो कि भाई लोग चाहते हैं। अब मैं आपको ये भी बताती चलूं कि पीटीए की तरफ से, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया था, जो टेलीकम्युनिकेशन का डिपार्टमेंट है, जिन्होंने पहले ही जो है पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर बैन लगा रखा है, और अगर आपको एक्स यूज करना हो, यानी कि जो ट्विटर था वो इस्तेमाल करना हो, तो उसके लिए यही बताया जाता है कि जी वीपीएन के बगैर वो नहीं ओपन हो सकता। और अब कहा यह जा रहा है कि वीपीएन भी कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, और पीटीए का कहना यह है कि अगर हुकूमत ने कहा तो हम वीपीएन को भी ब्लॉक कर देंगे। और उनका ये भी कहना है कि जब से एक्स को बैन किया है या वीपीएन के ऊपर सिर्फ ऑन होने लगा है, तब से ये हुआ है कि जी सिर्फ और सिर्फ 70% लोग जो हैं वो तो खैर गायब हो गए और सिर्फ 30% लोग ही रह गए जो कि एक्स या फिर कह लीजिए ट्विटर का इस्तेमाल कर पा रहे हैं। बहरहाल गवर्नमेंट बहुत घबराई हुई है, गवर्नमेंट से ज्यादा मेरे ख्याल एस्टेब्लिशमेंट घबराई हुई है, जो अब वो वीपीएन को भी बैन करने की बात कर रहे हैं। बात कर ही रहे हैं हम बैन होने की, तो हम ये भी बता दें आपको कि तुर्किया, यानी कि टर्की जिसे पहले कहा जाता था, वहां पर इंस्टाग्राम के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है। जी हाँ, इंस्टाग्राम जो है वो बैन कर दिया गया है टर्की में, और कहा यही जा रहा है कि क्योंकि अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा कि हमास के लीडर को जो मारा गया था, जिसके लिए ये भी कहा जा रहा है कि इसके रूम में या जहां ये रहता था ईरान में, वहां पर 2 महीने पहले 2 मंथ्स थे उसके रूम में और उस जगह पर बॉम्ब लगा दिया गया था, और उसके बाद ये सारी कार्रवाई की गई। तो जी हम टर्की का कहना यह है कि जी कुछ अजीब अजीब पोस्ट जो है या फिर उनकी गवर्नमेंट के खिलाफ पोस्ट जो है वो लग रही थी इंस्टाग्राम पे।
इस वजह से इंस्टाग्राम को बैन कर दिया गया है। तुर्किया में कितने टाइम के लिए किया गया है ये नहीं बताया है, लेकिन बहरहाल लग रहा है कि कुछ कुछ पाकिस्तान का असर इनके ऊपर भी होता जा रहा है कि लोगों को बात करने का मौका नहीं देना चाहते, और फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो तो खैर जीरो ही है हर जगह। और इसी वजह से लगता है कि सोशल मीडिया कितना पावरफुल है, सोशल मीडिया के जरिए आप अपनी बात को कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। बहरहाल हमारे यहाँ इस वक्त जो गवर्नमेंट मौजूद है, यानी कि शहबाज शरीफ साहब की, उनका ये भी कहना है कि जी अगर लोग सही से बिहेव करेंगे और इदारों के बारे में नेगेटिव कमेंट्स नहीं करेंगे, तो जैसे ही गवर्नमेंट कहेगी वैसे ही जो है वो पीटीए वाले जो हैं वो सोशल मीडिया पे से बैन हटा देंगे। एक तरफ कोई बात करते हैं और दूसरी तरफ कुछ और कहते हैं, लेकिन बहरहाल इस वक्त सिचुएशन ये है कि वीपीएन जो है उसको भी ब्लॉक करने की बातें की जा रही हैं। अब ये कहाँ तक कर पाएंगे ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन ये जरूर है कि कहीं ना कहीं घबराहट जो है वो गवर्नमेंट की भी दिखाई दे रही है। और ये भी कहा जा रहा है, कई लोग ये भी बता रहे हैं कि जी गवर्नमेंट का हाल ये है कि वो आज गई और कल गई, उनकी कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन बहरहाल ये बात यहीं तक खत्म नहीं हो जाती है। हम देखेंगे आगे कि किस तरह से जो है जो इश्यूज पाकिस्तान में चल रहे हैं उसको गवर्नमेंट लेकर आगे बढ़ती है। मगर ये जरूर है कि गवर्नमेंट चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन ये है कि जो इलेक्ट्रिसिटी के बिल आ रहे हैं, जो फ्यूल प्राइस और बाकी चीजें जिस तरह से महंगी होती जा रही हैं, उसके ऊपर गवर्नमेंट कोई खास काम करती हुई दिखाई नहीं देती। आज पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में सोग मनाया जा रहा है हमास के लीडर का। जी हाँ, हमास का लीडर जो मारा गया था 2 दिन पहले, इसके लिए जी पूरे पाकिस्तान में सोग मनाया जा रहा है। जगह जगह पर जो है गायबाना जो है नमाज जनाजा पढ़ी जा रही है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने भी अपने प्राइम मिनिस्टर हाउस में जो है नमाज अदा की, और यही कहा जा रहा है कि जी ईरान की तरफ से भी के बदला लिया जाएगा। तो क्या ये जंग जो है वो हमें इस पूरे एक जो हमारा रीजन है क्या उसमें भी फैलती हुई दिखाई दे रही है? इसके बारे में भी लोग बात कर रहे हैं, लेकिन अभी कुछ भी कहना जो है वो बड़ा मुश्किल लग रहा है। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त बहुत ही मुश्किल सूरत हाल है। लोग जो है वो खुदकुशी करने के ऊपर मजबूर हो रहे हैं, जबकि उनको रोका जा रहा है, कहा जा रहा है कि जी खुदकुशी या सुसाइड जो है वो किसी भी मसले का हल नहीं है। लेकिन लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। यहाँ पे इकोनॉमी जो है उसकी हालत भी खराब है, और लोगों की हालत तो इकोनॉमी से भी ज्यादा खराब है। लेकिन हमारे जो मिनिस्टर्स हैं, जैसे कि आपको पहले बताया था यूसुफ रजा गिलानी साहब का, कि वो जी लंदन पहुंच गए अपने पूरे खानदान समेत और सरकारी खर्चे पे। जी हाँ, जैसे कि मैंने कहा था कि मैं और मेरे जैसे दूसरे लोग जो टैक्स पे करते हैं, हम मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास जो भी समझ लीजिए, तो जी उन लोगों के पैसे थे वो घूमने फिरने तो पहुंच गए। लेकिन एक साहब और है, वो भी मिनिस्टर ही हैं, और वो जी पहुंचे हैं इटली, और वो भी कुछ सैर सपाटा कर रहे हैं। यानी कि इस वक्त मुल्क जो है उसकी ईंट से ईंट बजी हुई है, कोई हमें मुंह लगाने को तैयार नहीं है। ये हालत हमने अपनी खुद की है कि कोई कंट्री हमसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। हर एक को यही लगता है कि अगर हम बात करेंगे तो डेफिनेटली हम पैसा मांगेंगे। हम किसी के काम के रहे नहीं है, हमारे यहाँ कोई ऐसी चीज नहीं बन रही जिसकी दुनिया को जरूरत हो। और जो टेररिस्ट हमने पाल रखे हैं, जाहिर है उनकी जरूरत तो किसी को भी नहीं है, लेकिन हम उन्हें भी खत्म करने में नाकाम दिखाई देते हैं। मगर ये जरूर है कि हमारे जो मिनिस्टर्स हैं, हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, या हमारे वो क्लास जो पॉलिसी बनाती है या मुल्क चलाते हैं, उनके सैर सपाटे खत्म होने में नहीं आ रहे। अब जैसे कि आप ये देख लीजिए, जी हाँ, राना सनाउल्लाह साहब, ये राना सनाउल्लाह साहब हैं, और ये मेरे ख्याल है वो बच्चन साहब की मूवी थी ना, मूवी का क्या नाम था, ग्रेट गैमलर, मेरा ख्याल है यही नाम था उनकी मूवी का। और दो लफ्जों की है दिल की कहानी, जी हाँ, ये मेरा ख्याल है वही गा रहे हैं। लेकिन बात सारी ये है कि इतनी बेहिसी के जिस वक्त आपकी कंट्री का हाल खराब है, और आप जो है वो सैर सपाटे पे गए हुए हैं, और ना सिर्फ गए हुए हैं बल्कि बड़ी पिक्चर्स वीडियोस वीडियोस बना के अपलोड की जा रही हैं। तो उस पब्लिक का क्या कसूर है जो इनकी वजह से मुश्किल में है? और साथ ही साथ शहबाज शरीफ साहब का कहना है कि जी एनर्जी सेक्टर पे काम किया जाएगा। लेकिन सर एनर्जी सेक्टर पे काम कब करेंगे? आप लोग तो जब से आए हैं सिर्फ बातें कर रहे हैं, आपने कोई भी काम करके नहीं दिया है एनर्जी सेक्टर में। तो अगर जो फैक्ट्रीज हैं वो भी बंद पड़ी हैं, जो लोकल फैक्ट्रीज हैं वो भी काम नहीं कर रही हैं, तो फिर लोग जो है वो क्या समझें कि क्या होगा? एक बार फिर आईएमएफ के से जो पैसा आएगा वही खा पी कर और फिर निकल जाएंगे। कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान ने 3 बिलियन और 3 बिलियन 60 करोड़ डॉलर्स जो हैं उस वो सूद अदा कर दिया है।
वैसे तो खैर हम इस्लामिक कंट्री हैं और इस्लाम में सूद हराम है, लेकिन हमने फिर भी सूद अदा करा है, ये बात है। ये गवर्नमेंट का जो है, गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि जी तकरीबन 3 बिलियन 60 करोड़ डॉलर्स जो हैं, जी हाँ, डॉलर रुपए नहीं, डॉलर जो है उसमें सूद हमने अदा कर दिया है। लेकिन आगे ये कब तक सिलसिला चलेगा पता नहीं। एक बात जो परवेज मुशर्रफ की अगर हम करें, जनरल परवेज मुशर्रफ जब ये भी एक डिक्टेटर थे और इन्होंने भी नवाज शरीफ साहब के जमाने में ही उनकी जो गवर्नमेंट थी वो गिराकर और इक्तदार के ऊपर या समझिए कि मुल्क के ऊपर कब्जा किया था। इन्होंने मगर एक काम बहुत अच्छा करने की कोशिश की थी और वो ये कि लाल मस्जिद ऑपरेशन जो कि परवेज मुशर्रफ साहब ने शुरू किया था, लेकिन उनको बीच में रुकवा दिया गया, बहुत हंगामा मचा और हमारे यहाँ से लोग ऐसे ऐसे उठकर आए कि जैसे बहुत रिलीजियस है और जी बड़ा जुल्म कर दिया कि ये लाल मस्जिद ऑपरेशन करने के लिए। तो वरना अगर ये कर गुजरते, हो सकता है कम से कम कुछ लोग तो ऐसे थे, कुछ टेररिस्ट तो ऐसे थे जिन्हें खत्म किया जाता, लेकिन नहीं हो पाया। और इनके उसके बाद जब कुछ टाइम के बाद जब परवेज मुशर्रफ के ऊपर एक सुसाइड अटैक किया गया था, उनको मारने की कोशिश की गई थी, तो आप लोगों को यकीनन बहुत से लोगों को पता होगा कि वो लोग जो थे वो किसी मदरसे के नहीं थे। वो लोग किसी ऐसी जगह से नहीं आए थे जो टेरर ग्रुप्स होते हैं या टेरर ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं या कोई एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, बल्कि वो पाकिस्तान फौज के लोग थे जिन्होंने कि जनरल परवेज मुशर्रफ के ऊपर अटैक किया था। ये बात मैं नहीं कह रही, ये बात रिकॉर्ड पर है और अगर मुझे रिकॉर्ड गलत है तो आप लोग मुझे करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं ये बता दूं कि मैंने तो अभी तक यही सुना है। और उसके बाद इस बात से अंदाजा लगाइए कि यहाँ पर किस तरह से इस तरह के माइंडसेट के लोगों को हमने पाला और फिर हमने उनको बचाया और हमने उनको बढ़ाया। और जब बढ़ा के अब वो हमारे गले पड़ने लगे हैं, चाहे वो टीटीपी की शक्ल में हो, चाहे वो टीएलपी की शक्ल में हो, या चाहे किसी भी और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन की शक्ल में हो, चाहे वो हाफिज सईद हो, चाहे वो मसूद अजहर हो, चाहे वो सैयद सलाहुद्दीन हो, जिसका टीवी इंटरव्यू तक बनाया जा रहा है। यानी कि एक जमाने में इसका टीवी इंटरव्यू भी मैंने आपको दिखाया जो कि लिया गया था, तो यानी हमारे यहाँ ये स्टार की हैसियत रखते हैं। इन लोगों की बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है। हर जगह हर मार्केट में आपको डोनेशन बॉक्सेस दिखाई देंगे जो इन लोगों के मदरसों के लिए होते हैं और इनको बेशुमार पैसा मिलता है। और अगर इन मदरसों से पैसा उठा लिया जाए, जितने मदरसे पाकिस्तान में, जितनी ये रिलीजियस पार्टीज पाकिस्तान में, अगर इनके डोनेशन बॉक्सेस को उठा लिया जाए तो मेरा ख्याल है कि आईएमएफ को हमसे पैसा मांगना पड़ जाएगा, इतना पैसा इन लोगों के पास है। इनमें से कोई भी, चाहे वो मौलाना तारिक जमील हो, चाहे वो कोई भी मुल्ला हो हमारे यहाँ का, किसी को आप कभी भी आम सी छोटी सी गाड़ी में ट्रेवल करते नहीं देखेंगे। करोड़ों की गाड़ी में ये घूमते हैं, हजारों लाखों के घर में ये, बल्कि करोड़ों के घर में ये रहते हैं और इसी तरह से करोड़ों की गाड़ी में ये घूमते फिरते हैं, बेशुमार पैसा है इनके पास। और उसके बाद ये लोगों को ये बताते हैं कि जी ये दुनिया में सादा जिंदगी गुजारनी चाहिए, ये दुनिया फानी है, असल जिंदगी मरने के बाद शुरू होगी। लेकिन खुद ये मरने को तैयार नहीं होते और ये दूसरों को मारने के लिए भेज देते हैं। अभी बहुत ज्यादा जी फलस्तीन फलस्तीन के नारे लगा रहे हैं, हर एक के पेट में फलस्तीन का दर्द उठ रहा है और सबको बड़ा अफसोस है। हमें भी बहुत अफसोस है जी, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। इसराइल को रुक रुक जाना चाहिए और दोनों में सुलह हो जानी चाहिए, हम भी बिल्कुल यही कहते हैं। लेकिन ये लोग जो पाकिस्तान से बैठ के फलस्तीन फलस्तीन का नारा लगा रहे हैं और हमास को सपोर्ट कर रहे हैं जो कि एक टेरर आउटफिट है, उनको मैं जरूर कहूंगी कि प्लीज आप लोग तशरीफ ले जाइए और जाके फलस्तीन में हमास के साथ मिलकर इसराइल के साथ जंग में हिस्सा लीजिए। इसलिए कि वहां जाकर इसराइल को मजा चखाएंगे तभी कुछ होगा। यहाँ से बैठे बैठे नारे लगाने से तो इसराइल को कुछ होने वाला है नहीं। कम से कम कुछ हाथ पांव हिलाइए। यहाँ पाकिस्तान में बैठकर और कभी कह देते हैं मैकडोनल्ड मत खाओ, कभी कह देते हैं ये बैन कर दो, कभी वो बैन कर दो। ये सब कुछ करने के बजाय जो है, आप प्रोडक्ट्स बैन करने के बजाय इसराइल की या इसराइल के दोस्तों की आप ऐसा करें कि आप जी फलस्तीन चले जाएं और हमास में शामिल हो जाएं और वहां जाकर जो है बिल्कुल लड़ाई कीजिए इसराइल के साथ और जन्नत कमाइए। और अगर बच गए तो बच गए, वरना जन्नत तो कहीं नहीं गई आपके, वहां पे जाइए और 72 हूरों के साथ मजे कीजिए। लेकिन नहीं, यहीं से बैठे बैठे भाषण देंगे, यहीं से बैठे बैठे कहेंगे कि इसराइल की ईंट से ईंट बजा देंगे ये मुल्ला, लेकिन जाने को तैयार नहीं होंगे। बहरहाल ये पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है ये हमारा अपना ही बोया हुआ है, ये सब कुछ हमने खुद ही क्रिएट किया है और अब हम खुद ही भुगत रहे हैं। वो जो कहते हैं ना, जैसा करोगे वैसा भरोगे, कर्मा इसी का नाम है। मेरे ख्याल है अब वो वक्त आ गया है कि हम कर्मा जो है वो भुगत रहे हैं, लेकिन अभी भी वक्त है।
अगर हम संभल जाएं, अगर हम अपनी गलतियों को मान लें और हम अपनी कंट्री को आगे की तरफ ले जाने की कोशिश करें, एजुकेशन में भी, इकोनॉमी में भी, और लोगों को थोड़ी एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी सिखाएं, तभी कुछ हो पाएगा। वरना पाकिस्तान की जो हालत है वो बद से बदतर हो रही है और कोई बचाने वाला हमें तो नजर नहीं आ रहा। यहाँ से मैं चलती हूँ, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।